हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि बच्चों हमने देखा था कि लास्ट हमने जो लेक्चर कंप्लीट किया था उसमें हमने क्लास 10th बोर्ड हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कंप्लीट किया था। आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। तो आपको क्या करना है बच्चों, जुड़े रहना है मेरे साथ। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या है बच्चों, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। क्या है बच्चों इसका नाम, बच्चों चैप्टर का रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा बेटा कि चैप्टर का स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के टॉपिक का मतलब समझो। रिसोर्सेस यानी कि संसाधन है, तो डेवलपमेंट है यानी कि विकास है, यानी कि रिसोर्सेस है तो डेवलपमेंट है, वरना डेवलपमेंट नहीं है। देखिए बेटा, सबसे पहला यहाँ पे सवाल ये निकल के आता है कि सर व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेस। सबसे पहला सवाल ये निकल के आता है व्हाट डू यू मीन बाय या व्हाट डू यू मेंट बाय रिसोर्सेस। सबसे पहला सवाल ये निकल के आता है, फिर हम देखेंगे कि रिसोर्सेस से किस तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रिसोर्सेस क्या होते हैं। तो रिसोर्सेस क्या होते हैं बेटा, एनीथिंग which is available in our environment, anything which is available in our environment which satisfy human needs। क्या बताया बेटा, which satisfy human needs। तो हर वो चीज जो एनवायरनमेंट में मिलती है और मनुष्य की नीड को सेटिस्फाई करती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रिसोर्सेस। जैसे ये आज में माइक ये जो है ये भी एक रिसोर्स है बेटा, ये मार्कर जो है ये भी एक रिसोर्स है बेटा, ये जो बोर्ड है ये भी एक रिसोर्स है, यहाँ पे जो एसी चल रहा है वो भी एक रिसोर्स है, जिससे हम इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कैमरा भी क्या है बेटा, रिसोर्स है। यानी कि संसाधन हर वो चीज होती है बेटा जो एनवायरनमेंट के अंदर पाई जाती है, बट दीज सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरी करती है। एनवायरनमेंट में पाई जाने वाली हर वो चीज जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, रिसोर्सेस कहते हैं। जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, स्टील हो गया है, मैग्नीशियम हो गया है, माइका हो गया है, यूरेनियम है, थोरियम है, ये सारे के सारे क्या है बेटा, रिसोर्सेस हैं। लेकिन रिसोर्सेस को भी बेटा अगर आप समझोगे तो ये दो तरीके से होते हैं। एक रिसोर्सेस ऐसे होते हैं बेटा जिन्हें हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। क्या करते हैं बेटा, इन्हें हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। जैसे एयर रिसोर्स है, हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है, हमें ऑक्सीजन देती है, डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। वाटर, वो भी हमारी नीड को सेटिस्फाई करता है, प्यास बुझाता है हमारी, वाटर को भी हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। तो कुछ ऐसे रिसोर्सेस तो हैं बेटा जिन्हें हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेस ऐसे होते हैं बेटा जो बिना टेक्नोलॉजी के कंज्यूमेबल फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे कि आयरन ओर। अब आयरन ओर का मतलब क्या है, यानी कि आयरन का रॉ फॉर्म, कच्चा फॉर्म, और ये कहां मिलता है बेटा, जमीन के अंदर मिलता है। तो अगर हमारे पास बेटा टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम उस रिसोर्स को जमीन से बाहर कैसे निकालते। तो बिना टेक्नोलॉजी के अगर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं होती रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालने की, तो वो रिसोर्स हमारे किसी काम का होता क्या बेटा, नहीं होता हमारे वो किसी काम का, वो रिसोर्स तो क्या हो जाता बेटा, वेस्ट हो जाता। तो कहीं ना कहीं ये जो डेफिनेशन है दैट एनीथिंग व्हिच इज अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, ये पूरी कंप्लीट नहीं है बेटा। इसके अंदर हम और कुछ चीज जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे बेटा, फर्स्ट वन इज दिस टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। क्या है बेटा, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा, ठीक है, क्या समझना पड़ेगा बेटा कि फर्स्ट वन इज इट इज क्या है बेटा, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी कि रिसोर्सेस क्या है बेटा, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया ना बेटा, कुछ ही रिसोर्सेस हैं जो हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेस तो बेटा ऐसे होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते बिना टेक्नोलॉजी के, वो हमारे किसी काम के नहीं है। जैसे क्रूड ऑयल ले लो बेटा, कच्चा तेल ले लो, वो जमीन के अंदर मिलता है, तो बिना टेक्नोलॉजी के हम उसको जमीन से बाहर नहीं निकाल सकते, और टेक्नोलॉजी के जरिए हम उसे बाहर भी निकाल देंगे तो बिना टेक्नोलॉजी के हम उसे कंज्यूमेबल फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, तो वो रिसोर्स भी हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो रिसोर्सेस हर वो चीज होते हैं जो हमारे ह्यूमन बीइंग की नीड को सेटिस्फाई तो करते हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, यानी कि बिना तकनीक के वो रिसोर्स हमारे किसी काम के नहीं होंगे। दूसरी और क्या चीज हो सकती है बेटा इसमें, दूसरी और ये हो सकती है कि रिसोर्सेस आर इकोनॉमिकली फीजिएबल,
ये क्या होता है सर इकोनॉमिकली फीजिबल? इकोनॉमिकली फीजिबल का मतलब ये होता है बेटा कि जिस रिसोर्स के अंदर हम डील कर रहे हैं, यानी कि जिस रिसोर्स को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जमीन के नीचे से, मान के चलो हमने किसी रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने में लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगाया बेटा, और उसे जब हम मार्केट में सेल करने जा रहे हैं तो हमें रिटर्न में से 50,000 ही मिल रहे हैं, तो ये रिसोर्स कैसा हो जाएगा बेटा? ये रिसोर्स हमारी तरीके से, एक तरीके से हम ये कहेंगे कि ये इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो रिसोर्स कैसे होने चाहिए बेटा? इकोनॉमिकली फीजिबल होने चाहिए, मतलब जितना पैसा हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको बाहर एक्सट्रैक्ट करने में, उससे ज्यादा रिटर्न हमें मार्केट में मिलना चाहिए, तब जाके हम ये कह सकते हैं कि एक रिसोर्सेस क्या होंगे बेटा? इकोनॉमिकली फीजिबल होंगे, यानी कि वो कंट्री की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करने चाहिए। और तीसरा पॉइंट हम इसमें क्या समझ सकते हैं बेटा? तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि रिसोर्सेस क्या होने चाहिए बेटा? कल्चरली एक्सेप्टेबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा? कल्चरली एक्सेप्टेबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा? कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि अगर किसी रिसोर्स को, किसी संसाधन को सोसाइटी ने अगर एक्सेप्ट नहीं किया बेटा, तो वो रिसोर्स भी हमारे किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि अगर कल्चर यानी कि सोसाइटी अगर किसी रिसोर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही है बेटा, तो वो इकोनॉमिकली फीजिबल भी नहीं हो सकता, और अगर इकोनॉमिकली फीजिबल वो नहीं है तो वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी नहीं होगा। तो हर वो रिसोर्सेस जो एनवायरमेंट में हमें मिलते हैं, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, वो क्या है बेटा? रिसोर्सेस तो है, लेकिन वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होने चाहिए, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेस हमारे किसी काम के नहीं है। इकोनॉमिकली फीजिबल होने चाहिए बेटा, क्यों? ताकि वो कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सके, और कल्चरली एक्सेप्टेबल होने चाहिए, यानी कि वो सोसाइटी में क्या कर रहे हो बेटा? सोसाइटी से क्या कर रही हो बेटा? एक्सेप्ट कर रही हो, तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ, अब एक रिसोर्सेस की पूरी डेफिनेशन यहाँ पे क्या हुई है बेटा? कंप्लीट हुई है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसके बाद हम क्या समझते हैं बेटा? जैसा कि हमने बात करी कि रिसोर्सेस बिना टेक्नोलॉजी के हमारे काम के नहीं है, और टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किसने किया है बेटा? ह्यूमन बीइंग ने किया है। तो आपको यहां पे एक चीज समझनी पड़ेगी, वो क्या है बेटा? देखते हैं हम पहले। एक ये शेप बनाता हूं मैं बेटा, और यह सेंटर में मैं लिखता हूं बेटा आपके लिए ह्यूमन बीइंग। क्या लिखता हूं बेटा? ह्यूमन बीइंग। यहां मैं ऊपर लिखता हूं बेटा नेचर। नेचर यानी कि आपका फिजिकल एनवायरनमेंट, प्रकृति, ठीक है। इधर में लिखता हूं बेटा आपका क्या? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक, ठीक है। और इधर में लिखता हूं बेटा आपके इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस या हम कह सकते हैं फैक्ट्रीज वगैरह, है ना? इंस्टीट्यूशंस। क्या समझ में आ रहा है इस चार्ट से? इस चार्ट से हम ये समझ पा रहे हैं बेटा कि ह्यूमन बीइंग नेचर से, यानी कि प्रकृति से रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करता है, यानी कि निकालता है। कहां से निकालता है बेटा? नेचर से निकालता है। उसके बाद ह्यूमन बीइंग क्या करता है बेटा? टेक्नोलॉजी के जरिए उसे कंज्यूमेबल फॉर्म में लेके आता है, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के वो रिसोर्सेस हमारे लिए किसी काम के नहीं है बेटा। एक तरीके से वो रिसोर्स हमारे लिए वेस्ट है अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो ह्यूमन बीइंग नेचर से क्या करता है बेटा? रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करता है, यानी कि निकालता है, और टेक्नोलॉजी के जरिए उसे कंज्यूमेबल फॉर्म, या हम कह सकते हैं इस्तेमाल करने लायक वाली फॉर्म में लेके आता है। और फिर इंस्टीट्यूशंस के जरिए, यानी कि फैक्ट्रीज वगैरह को सेटअप करके क्या करता है बेटा? उस रिसोर्स को मार्केट में क्या करता है बेटा? सर्कुलेट करता है। तो इस ऊपर वाले डायग्राम से हम क्या समझ पा रहे हैं बेटा? देयर इज एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। क्या समझे बेटा? हम ये समझे कि एक इस चार्ट से हम क्या समझ पा रहे हैं कि बेटा इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है, यानी कि नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन आपस में क्या है बेटा? एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, यानी कि इंटरकनेक्टेड है, यानी कि इंटरलिंक्ड है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है बेटा, याद रखना ह्यूमन बीइंग का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ने ही टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया है। तो ह्यूमन बीइंग नेचर से मिनरल्स को क्या करता है बेटा? एक्सट्रैक्ट करता है, टेक्नोलॉजी के जरिए उसे कंज्यूमेबल फॉर्म में बनाता है, और फिर इंस्टीट्यूशंस के जरिए उसे क्या करता है बेटा? मार्केट में सेल करता है। तो इस बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि देयर इज एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। यहां से डायरेक्ट सवाल बन जाता है बेटा टेंथ बोर्ड में, तो आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच में क्या है बेटा? एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। समझिए बेटा इसको, फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा,
समझ में आया बेटा? तो अब हमारा क्या समझ गए बेटा, हम रिसोर्सेज के बारे में समझ गए हैं कि रिसोर्सेज आखिर होते क्या है। रिसोर्सेज आर एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्सेज, बट दीज आर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होने चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होने चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होने चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि कोई रिसोर्स पूरी तरीके से एक रिसोर्स बन पाता है। ठीक है बेटा? अब हमारा सेकंड टॉपिक क्या आएगा बेटा इस चैप्टर का, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि रिसोर्सेज का हमें क्या करना है बेटा, क्लासिफिकेशन करना है। हमें क्या करना है बेटा, रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर बेटा? अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन किस तरीके से आखिर किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या समझेंगे बेटा, जिस तरीके से हम क्लास के अंदर बेटा स्टूडेंट्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ना, कि कुछ बच्चे गाने में अच्छे हैं, कुछ बच्चे खेल में अच्छे हैं, कुछ बच्चे बदमाशी में अच्छे हैं, कुछ बच्चे मैथ्स में अच्छे हैं, कुछ बच्चे साइंस में अच्छे हैं, वैसे ही हम रिसोर्सेज को भी अलग अलग बेसिस पे क्या करते हैं बेटा, क्लासीफाई करते हैं। तो हम 4 मेन टाइप्स में क्या करते हैं बेटा, रिसोर्सेज को क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले हम क्लासीफाई करते हैं बेटा रिसोर्सेज को ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। किसके बेसिस पे करते हैं बेटा, हम करते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सबसे पहला डिविडेशन हम किसके आधार पे करते हैं बेटा, ओरिजिन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है बेटा, यानी कि किस रिसोर्स की उत्पत्ति किस जगह से हुई है। ठीक है बेटा? दूसरा हम क्या करते हैं बेटा इसके अंदर, दूसरा हम कौन सा बेसिस लेते हैं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसे कौन से रिसोर्सेस हैं जिन्हें दोबारा रिन्यू किया जा सकता है, या ऐसे कौन से रिसोर्सेस हैं जिन्हें रिन्यू नहीं किया जा सकता है, वो कहलाते हैं बेटा हमारे कौन से रिसोर्सेस, एग्जॉस्टिबिलिटी वाले रिसोर्सेस। उसके बाद हम तीसरा क्या समझेंगे बेटा, तीसरा हम समझेंगे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब क्या होता है बेटा, मालिकाना हक, कि ऐसे कौन से रिसोर्सेस हैं जिसके ऊपर मालिकाना हक किसका होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हम क्या करेंगे बेटा, समझने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। और फोर्थ हमारा क्या आ जाएगा बेटा, फोर्थ हम कह सकते हैं लास्ट हमारा जो बेसिस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि वो कौन से रिसोर्सेस हैं जिनके अंदर फुल पोटेंशियल है या नहीं है, वो कौन से रिसोर्सेस हैं जो डेवलप्ड हैं या अंडर डेवलप्ड हैं, वो कौन से रिसोर्सेस हैं जो स्टॉक की कैटेगरी में आते हैं, या वो कौन से रिसोर्सेस हैं जो रिजर्व्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इन 4 बेसिस पे, या हम कह सकते हैं इन 4 आधार पर हम रिसोर्सेस का क्लासिफिकेशन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership and on the basis of status of development। अब इसमें भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर हम रिसोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज बायोटिक रिसोर्सेज एंड द सेकंड वन इज अबायोटिक रिसोर्सेज। याद रख लोगे बेटा, क्या है बेटा कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में, यानी कि ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति के आधार पर हम रिसोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज बायोटिक रिसोर्सेज एंड द सेकंड वन इज एबायोटिक रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी पे भी हम क्या करते हैं बेटा, रिसोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड द सेकंड वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एंड द सेकंड वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड द सेकंड वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक के आधार पर हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा, रिसोर्सेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जो किसी एक प्राइवेट इंडिविजुअल के होते हैं। सेकंड वन इज कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। थर्ड वन इज नेशनल रिसोर्सेज एंड द फोर्थ वन इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ठीक है बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के आधार पर हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा, ओनरशिप के बेसिस पर रिसोर्सेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इंडिविजुअल, ठीक है, कम्युनिटी ओन्ड, नेशनल रिसोर्सेज एंड द इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इस बेसिस पे हम क्या करते हैं बेटा, रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में भी हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा, रिसोर्सेज को 4 पार्ट में ही करते हैं। फर्स्ट वन इज पोटेंशियल रिसोर्सेज, सेकेंड वन इज
डेवलप्ड रिसोर्सेस, थर्ड वन इज स्टॉक, एंड द फोर्थ वन इज रिजर्व्स। समझे बेटा? क्लियर है क्या बेटा चीजें? ये क्या बात करी हमने बेटा कि इस तरीके से हम रिसोर्सेस का क्लासिफिकेशन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में बायोटिक, अबायोटिक, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी में रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व्स। इन चार पार्ट्स में हम क्या करते हैं बेटा, इसे डिवाइड करते हैं। नोट कर लीजिए बेटा इसे। क्लियर है बेटा? तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम एक एक रिसोर्सेस को क्या करेंगे बेटा, आराम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बारे में बात करेंगे, फिर एक्सॉस्टिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, फिर ओनरशिप के बारे में बात करेंगे, और फिर स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे। क्लियर बेटा? तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। क्लियर बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर कितने दो भागों में बांटा था बेटा हमने रिसोर्सेस को? दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। कितने पार्ट्स में किया था बेटा? दो पार्ट्स में हमने क्या किया था बेटा, डिवाइड किया था। ठीक है, समझते हैं वो कौन कौन से दो पार्ट है, ए और बी। पहला क्या था बेटा, बायोटिक रिसोर्सेस। कौन सा रिसोर्सेस था बेटा? बायोटिक रिसोर्सेस। क्या होते हैं सर बायोटिक रिसोर्सेस? व्हाट डू यू मीन बाय बायोटिक रिसोर्सेस? एग्जाम में सवाल बन जाता है। बायोटिक रिसोर्सेस आर दोज रिसोर्सेस which are obtained from बायोस्फीयर। क्या बात हुई बेटा कि बायोटिक रिसोर्सेस आर दोज रिसोर्सेस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर। बायोटिक रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होते हैं जो कहां से मिलते हैं बेटा, बायोस्फीयर से मिलते हैं। और बायोस्फीयर कैसे बनता है बेटा, ये चीज आपको ध्यान है ना बेटा। बायोस्फीयर कैसे बनता है बेटा? बायोस्फीयर बनता है लिथोस्फीयर प्लस हाइड्रोस्फीयर प्लस एटमॉस्फेयर से। L स्टैंड्स फॉर लिथोस्फीयर, H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोस्फीयर एंड A स्टैंड्स फॉर एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर जो लैंड वाला पार्ट है, हाइड्रोस्फीयर जो वाटर वाला पार्ट है, और एटमॉस्फेयर हमारा एनवायरमेंट। और हम क्या कह सकते हैं, एंड हैव लाइफ। एंड हैव लाइफ यानी कि बायोटिक रिसोर्सेस को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो बायोटिक रिसोर्सेस वो होते हैं जिनके अंदर जान होती है। यानी कि बायोटिक रिसोर्सेस आर द लिविंग थिंग्स, जिनके अंदर क्या होती है बेटा, जान होती है। तो इसके एग्जांपल अगर हम समझे तो एग्जांपल क्या लिख सकते हैं बेटा? एग्जांपल हम लिख सकते हैं बेटा ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स भी बायोटिक रिसोर्सेस में आते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या होती है बेटा, जान होती है ना। प्लांट्स आ जाएंगे बेटा, प्लांट्स और क्या आ सकते हैं बेटा, एनिमल्स आ जाएंगे बेटा। इनके अंदर क्या होती है बेटा, जान होती है। याद रह जाएगा बेटा बात आपको। तो बायोटिक रिसोर्सेस आर दोज रिसोर्सेस व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। जिनके अंदर जिंदगी होती है, जिनके अंदर जान होती है, वो बायोटिक रिसोर्सेस कहलाते हैं। दूसरे क्या है बेटा? दूसरे हैं हमारे अबायोटिक रिसोर्सेस। कौन से रिसोर्सेस है बेटा? दूसरे हमारे अबायोटिक रिसोर्सेस। ये अबायोटिक रिसोर्सेस क्या होते हैं? सेम इसके क्या हो जाएंगे बेटा, उल्टे हो जाएंगे। इनमें क्या होती है बेटा, जान। और अबायोटिक रिसोर्सेस क्या होते हैं बेटा, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। तो अबायोटिक रिसोर्सेस आर दोज रिसोर्सेस which don't contain any life, which don't contain any life, या हम कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, या हम क्या कह सकते हैं बेटा, नॉन लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल जिनके अंदर जान नहीं होती है बेटा वो क्या हो सकते हैं, आपके रॉक्स हो गए, है ना, चट्टाने वगैरह, मेटल्स हो गए बेटा। जिनके अंदर जान नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं बेटा, आपके अबायोटिक रिसोर्सेस कहलाते हैं। अबायोटिक रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होते हैं बेटा जो बायोटिक रिसोर्सेस के ठीक अपोजिट होते हैं, यानी कि जिनके अंदर जान नहीं होती है। तो अबायोटिक रिसोर्सेस के एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे बेटा, रॉक्स हो जाएंगे बेटा और मेटल्स हो जाएंगे। क्लियर है क्या बेटा? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी।
तो ये हमने किस बेसिस पे बात बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पर हमने दो पार्ट्स में रिसोर्सेज को समझा, बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज। अब हमें क्या पढ़ना है बेटा, ये सेकंड वाला क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। क्लियर बेटा, तो चलिए सेकंड वाला क्लासिफिकेशन हम समझते हैं अब, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, यानी कि खत्म हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बेटा, रिसोर्सेज को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होते हैं हमारे कौन से बेटा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और एक होते हैं हमारे बेटा कौन से, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। याद रह जाएगा बेटा, एक होते हैं हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक क्या होते हैं बेटा हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। याद रह जाएगा बेटा, समझो इसको। चलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है बेटा, दो पार्ट्स में, रिन्यूएबल रिसोर्सेस एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या होते हैं बेटा, रिन्यूएबल रिसोर्सेस नाम से क्लियर हो रहा है बेटा, जिन्हें दोबारा रिन्यू किया जा सकता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर दोज रिसोर्सेस which can be renewed or reproduced, which can be renewed और रिप्रोड्यूस्ड। समझ में आया बेटा क्या बात कर रहे हैं बेटा, रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होते हैं बेटा जिन्हें दोबारा नया बनाया जा सकता है या जिन्हें दोबारा रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, जिन्हें दोबारा नया बनाया जा सकता है, जिन्हें दोबारा रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कौन सी एनर्जी हो गई बेटा, आपकी सोलर एनर्जी हो गई बेटा, और आपकी कौन सी एनर्जी हो गई बेटा, विंड एनर्जी हो गई बेटा। समझ पा रहे हैं बेटा क्या होते हैं बेटा, रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होते हैं बेटा, रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होते हैं बेटा जिन्हें दोबारा रिन्यू किया जा सकता है या जिन्हें दोबारा रिप्रोड्यूस्ड किया जा सकता है। ये दोनों रिसोर्सेस कौन से रिसोर्सेस कहलाते हैं बेटा, रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। और ठीक इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, ठीक इसके ऑपोजिट हो जाएगा बेटा आपका कौन सा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस कौन सा होते हैं बेटा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर दोज रिसोर्सेस, non-renewable resources are those resources which cannot be renewed, which cannot be renewed, which cannot be renewed, which cannot be renewed, जिन्हें दोबारा नया नहीं बनाया जा सकता। और it takes, क्या बताया बेटा, और it takes millions of years, और it takes millions of years to renew। क्या बताया बेटा कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होते हैं जो दोबारा रिन्यू नहीं किया जा सकता, जिन्हें या फिर इन्हें मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, इन्हें हजारों लाखों साल लग जाते हैं दोबारा रिन्यू होने में, इसलिए इन्हें हम नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी के अंदर ही डालते हैं। हालांकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस भी दोबारा रिन्यू हो सकते हैं बेटा, लेकिन इन्हें मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, इस वजह से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस की कैटेगरी में डाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं बेटा हमारे, इसमें आ जाएंगे आपके सभी तरीके के मेटल्स है ना, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, जिंक, टिन, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे बेटा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में आ जाएंगे। ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें दोबारा हम क्या नहीं कर सकते बेटा, रिन्यू नहीं कर सकते। क्लियर, क्लियर है क्या बेटा आपको, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आई होप आपको दोनों के दोनों समझ में आए होंगे। अब हमें क्या पढ़ना है बेटा, अब हमें तीसरा वाला क्लासिफिकेशन पढ़ना है। कौन सा वाला क्लासिफिकेशन पढ़ना है बेटा, तीसरा वाला क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तीसरा कौन सा समझा था बेटा हमने, तीसरा हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। कौन सा पढ़ेंगे बेटा हम, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। क्लियर बेटा, तो चलिए समझते हैं हम अपना तीसरा वाला टाइप। तीसरा क्लासिफिकेशन कौन सा था बेटा रिसोर्सेस का, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक के आधार पर हम रिसोर्सेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हमने समझा था बेटा रिसोर्सेस को हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन हम किस पे बात करेंगे बेटा, इंडिविजुअल रिसोर्सेस। किस पे बात करेंगे बेटा हम, इंडिविजुअल रिसोर्सेस पर। समझते हैं बेटा इंडिविजुअल रिसोर्सेस क्या होते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेस आर दोज रिसोर्सेस
which are owned by private individuals। क्या बताया बेटा कि इंडिविजुअल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होते हैं जिसपे किसी प्राइवेट आदमी या प्राइवेट पर्सन का क्या होता है बेटा, मालिकाना हक होता है। जैसे मेरा मोबाइल है वो मेरा इंडिविजुअल रिसोर्स है, मेरी कार है वो मेरी इंडिविजुअल रिसोर्स है, मेरा घर है वो मेरा इंडिविजुअल रिसोर्स है। मतलब एक ऐसा रिसोर्स बेटा जिसपे एक इंडिविजुअल पर्सन का क्या होता है बेटा, मालिकाना हक होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार, हाउस एटसेट्रा। क्लियर बेटा। इंडिविजुअल रिसोर्स वो रिसोर्सेस होते हैं बेटा जिसपे किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का क्या होता है बेटा, मालिकाना हक होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। क्लियर बेटा। दूसरा हम समझते हैं, दूसरी क्या चीज है बेटा, इंडिविजुअल रिसोर्सेस के बाद हमने क्या बात करी थी बेटा, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस। कौन सी बात करी थी बेटा, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिसपे कम्युनिटी मालिक होती है। Community owned resources are those resources which are accessible to all the members of the community, which are accessible to all the members of the community। क्या बताया बेटा कि कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होते हैं बेटा जो कम्युनिटी के सभी मेंबर्स के जरिए एक्सेसिबल किए जाते हैं। जैसे पब्लिक पार्क्स होते हैं बेटा, पिकनिक स्पॉट्स होते हैं बेटा, है ना, पब्लिक पूल होते हैं बेटा। ये ऐसे रिसोर्सेस होते हैं बेटा जिसमें सभी कम्युनिटी को परमिशन होती है उसे इस्तेमाल करने की। जैसे बस स्टैंड हो गया बेटा, रेलवे स्टेशन हो गया, सारे के सारे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस होते हैं, हालांकि वो नेशनल रिसोर्सेस की कैटेगरी में भी आ जाते हैं। तो इसमें क्या आ जाएंगे बेटा, पब्लिक पार्क्स आ जाएंगे बेटा आपके, है ना, पब्लिक पार्क्स आ जाएंगे बेटा आपके, और क्या आ जाएंगे बेटा, पिकनिक स्पॉट वगैरह आ जाएंगे बेटा। ये ऐसी जगह है बेटा जो क्या है बेटा, सभी कम्युनिटी के मेंबर्स के जरिए क्या की जाती है बेटा, इस्तेमाल की जाती है। इन रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं बेटा, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज बोलते हैं। और इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं बेटा जो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के जरिए क्या किए जाते हैं बेटा, इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें तीसरा टाइप क्या था बेटा, वो हम समझेंगे बेटा। इसमें तीसरा टाइप क्या था, इसमें देखते हैं बेटा हम, तीसरा क्या था बेटा, इसमें तीसरा था इसमें नेशनल रिसोर्सेज। इसको अच्छे से समझना है बेटा कि ये नेशनल रिसोर्सेज क्या चीज है। देखिए बेटा, नेशनल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर बिलोंग टू अ नेशन, विच आर बिलोंग टू अ नेशन, जो नेशन के होते हैं। जैसे फॉरेस्ट हो गए बेटा, वाइल्ड लाइफ हो गई बेटा, ये सारे के सारे किसके रिसोर्सेस हैं बेटा, नेशन के तो रिसोर्सेस हैं। ये किसके कंट्रोल में आते हैं बेटा, नेशन के कंट्रोल में आते हैं, यानी कि कंट्री कंट्रोल में आते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा कि वैसे तो देखा जाए तो ये जो अपने इंडिविजुअल रिसोर्सेस और जो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस है ना बेटा, ये भी नेशन के अंडर में आते हैं। मतलब ऐसा कोई इंडिविजुअल रिसोर्स या ऐसा कोई कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स जिसको हटा के अगर गवर्नमेंट कोई नेशन डेवलपमेंट का प्लान लेके आ रही है तो नेशन चाहे या कंट्री चाहे या गवर्नमेंट चाहे तो उस इंडिविजुअल रिसोर्स को या उस कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स को वहां से हटा सकती है। फॉर एग्जाम्पल बेटा, कभी कभार फ्लाईओवर्स बनाए पड़ जाते हैं, ब्रिजेस बनाए जाते हैं, तो वहां पे जो लोकल लोग रह रहे होते हैं अतिक्रमण करके उनके मकानों को हटाया जाता है ताकि वहां पे फ्लाईओवर या ब्रिजेस बनाए जा सके। तो ऐसा नहीं है उन लोगों के साथ एक्सप्लोटेशन किया जाता है, उनको कहीं और पे मुआवजा या जमीन दे दी जाती है। तो वही क्या बताया मैंने बेटा, वैसे तो हर रिसोर्स जो है नेशन का वो किससे बिलोंग करता है, नेशन से ही बिलोंग करता है। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स और कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज को नेशन के डेवलपमेंट के लिए अपने इस्तेमाल में ले सकती है। हालांकि गवर्नमेंट किसी के साथ भी क्या नहीं करती बेटा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है, वो उन्हें उसके बदले में कोई भी मुआवजा या कहीं और जगह पे जमीन प्रोवाइड करवा देते हैं। तो नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं बेटा, नेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो किसी नेशन से बिलोंग करते हैं, जैसे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। लेकिन ये बात तो हो गई बेटा जमीनी हिस्से की, लैंड वाले पार्ट की। वाटर किसका है सर, वाटर पे किसका अधिकार होता है? देखिए, वाटर नेशन का भी होता है, एक इंटरनेशनल वाटर भी होता है। तो ये वाटर वाला क्या मसला है, वाटर वाली बात बताओ कि वाटर पे किसका अधिकार है। तो उस पे देखिए बेटा, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए बेटा। अगर आप वाटर वाले हिस्से को समझना चाहोगे तो बेटा ये हमारा क्या है बेटा, प्यारा सा भारत है।
ठीक है बेटा। तो इसमें क्या बताया गया बेटा, जो मेन लैंड वाला पार्ट है तो जाहिर सी बात है ये तो क्या है, नेशन का रिसोर्सेस है। लेकिन पानी का क्या, इधर क्या है बेटा हमारा अरेबियन सी, इधर क्या है बेटा हमारा बी ऑफ बी यानी कि बे ऑफ बंगाल, और इधर हमारा क्या है बेटा इंडियन ओशियन। तो अब इसमें समझ में ये नहीं आ रहा है कि भाई ओशियन तो बहुत सारे हैं, तो पानी पे किसका अधिकार है। तो इसमें क्या सॉल्यूशन निकाला गया बेटा ज्योग्राफिस्ट के जरिए कि एज से अगर हम काउंट करें तो अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, कितना काउंट करेंगे बेटा, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। अच्छा सर ये नॉटिकल माइल्स क्या होता है, नॉटिकल माइल्स बेटा वाटर की टेरिटरी को काउंट करने की यूनिट होती है। याद रखना बेटा नॉटिकल माइल्स क्या होता है, नॉटिकल माइल्स वाटर की टेरिटरी को काउंट करने का एक यूनिट होती है। 12 नॉटिकल माइल्स को हम कितना समझ सकते हैं बेटा, 22.2 किलोमीटर। यानी कि अगर इस एज से लेकर चाहे वेस्ट में चले जाओ चाहे ईस्ट में चले जाओ 22.2 किलोमीटर तक, यानी कि अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक जितना भी पानी है बेटा वो किसका पानी होगा बेटा, कंट्री का पानी होगा, यानी कि वो हमारे नेशन का वाटर होगा, यानी कि उस पानी पे अधिकार सिर्फ भारत का होगा। समझ में आई या नहीं आई बात बेटा। यानी कि एज से अगर हम काउंट करें तो 12 नॉटिकल माइल्स तक, यानी कि अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक, यानी कि अप टू 22.2 किलोमीटर तक जितना भी पानी है बेटा वो किसका पार्ट होगा बेटा, वो कंट्री का पार्ट होगा, यानी कि वो हमारा हिस्सा होगा, यानी कि वो नेशन का वाटर होगा। क्लियर है क्या बेटा, नोट करो बेटा इसको फटाफट। समझ में आया बेटा, ये क्या है बेटा, ये है नेशनल रिसोर्सेस। और इंटरनेशनल रिसोर्सेस क्या होते हैं वो भी हम समझ लेते हैं बेटा, इंटरनेशनल रिसोर्सेस क्या होते हैं। चलिए बेटा इंटरनेशनल रिसोर्सेस क्या होते हैं वो अब हम समझते हैं। International resources are those resources which are belong to an international institutions, which are belong to an international institutions. इसका मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन। इसका मतलब क्या है बेटा, यूनाइटेड नेशन। समझ में आया बेटा, इंटरनेशनल रिसोर्सेस आर दोज रिसोर्सेज विच आर बिलोंग टू एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि मतलब यूनाइटेड नेशन। अब देखिए बेटा पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो जमीन वाले हिस्से पे तो किसी ना किसी का अधिकार है बेटा, लेकिन दिक्कत कहां पे आती है बेटा, दिक्कत आती है पानी वाले हिस्से में। दिक्कत कहां पे आती है बेटा, पानी वाले हिस्से में दिक्कत आती है कि पानी आखिरकार किसका है, पानी आखिरकार किसका है। तो यहां पे वो दिक्कत हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। देखिए बेटा तो जैसा कि मैंने आपको बताया था बेटा अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक, कितना बेटा, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक किसका पार्ट है बेटा, नेशन का वाटर है। किसका वाटर है बेटा, नेशन का वाटर है। 12 नॉटिकल माइल्स से अगर आप 200 नॉटिकल माइल्स जाओगे, यहां से 200 नॉटिकल माइल्स नहीं, 12 नॉटिकल माइल्स के बाद कितना बेटा 200 नॉटिकल माइल्स तक अगर आप जाते हो तो वो वाला पानी का हिस्सा क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता है बेटा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। वो क्या कहलाता है बेटा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि एक ऐसा एरिया जिसमें नेबरिंग कंट्रीज आपस में शर्तों के साथ क्या करती है बेटा, ट्रेडिंग करती है। यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स वाला जो एरिया है वो तो इंडिया का पानी है बेटा। 12 नॉटिकल माइल्स से 200 नॉटिकल माइल्स तक जितना भी पानी है बेटा वो कौन सा जोन है, ईईजेड है, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसमें नेबरिंग कंट्रीज पड़ोसी देश आपस में शर्तों के साथ क्या करते हैं बेटा, ट्रेडिंग करते हैं। और जो बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स है, कौन सा है बेटा, जो बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स है, यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का जो पानी है बेटा वो सारा का सारा किससे बिलोंग करता है बेटा, इंटरनेशनल रिसोर्सेज से बिलोंग करता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करता है। और इस वाले एरिया में ट्रेडिंग करने के लिए आपको यूनाइटेड नेशन से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर्स का हिस्सा है, ये इंटरनेशनल रिसोर्स का हिस्सा है। इसमें आप बिना यूनाइटेड नेशन की परमिशन के बिना ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वरना वो इलीगल कहलाएगा। समझ में आ गई बेटा बात। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक तो नेशन का रिसोर्सेस है, 12 नॉटिकल माइल्स से 200 नॉटिकल माइल्स तक बेटा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसमें नेबरिंग कंट्रीज आपस में शर्तों के साथ ट्रेडिंग करती है। और बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स तक बेटा क्या है, जितना भी पानी है वो किसका है बेटा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि यूनाइटेड नेशन का है। और यहां पे अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी बेटा, गवर्नमेंट की, सॉरी गवर्नमेंट की नहीं, आपको यूनाइटेड नेशन की परमिशन लेनी पड़ेगी। क्लियर बेटा, ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप।
अब एक लास्ट हमारा क्लासिफिकेशन बच रहा है बेटा। लास्ट हमारा क्लासिफिकेशन कौन सा बच रहा है हमारा? लास्ट हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये भी अब हम क्या कर लेते हैं बेटा, समझ लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर बेटा? अब हम लास्ट टॉपिक हमारा क्या पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि क्लासिफिकेशन का लास्ट टॉपिक, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर बेटा? इसमें सबसे पहला क्या पढ़ेंगे हम बेटा, पोटेंशियल रिसोर्सेस। कौन से रिसोर्सेस पढ़ेंगे बेटा सबसे पहले हम इसके अंदर? पोटेंशियल रिसोर्सेस। क्या होते हैं सर ये पोटेंशियल रिसोर्सेस? पोटेंशियल रिसोर्सेस आर दोज रिसोर्सेस which are found in a region, which are found in a region but have not been utilized, but have not been utilized, but have not been utilized। पोटेंशियल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होते हैं बेटा जो रीजन में तो पाए जाते हैं बट ये यूटिलाइज नहीं किए जा पा रहे हैं। इसको ऐसे समझो बेटा, एक बच्चे के अंदर पोटेंशियल तो है कि वो 100% नंबर ला सकता है, लेकिन उस पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रहा है, उसके नंबर 70-80% ही रह जाते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ कैपिटल और अदर थिंग्स। तो ये वो रिसोर्सेस है बेटा जिनके अंदर पोटेंशियल तो है। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का, जो राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है बेटा। राजस्थान और गुजरात में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का इतना स्कोप है कि हम कई हजार मेगावाट में बिजली का कंजप्शन प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन उतना प्रोडक्शन हम नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू द लैक ऑफ कैपिटल। याद रह जाएगा बेटा बात। तो उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या रह जाएगा आपका? राजस्थान और गुजरात में पाई जाने वाली सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। क्लियर बेटा? दूसरा क्या है बेटा हमारा? दूसरा क्या है बेटा? डेवलप्ड रिसोर्सेस। ये क्या है बेटा हमारा? डेवलप्ड रिसोर्सेस। डेवलप्ड रिसोर्सेस क्या होते हैं बेटा? डेवलप्ड रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होते हैं बेटा, डेवलप्ड रिसोर्सेस आर दोज रिसोर्सेस जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी जितनी हमारे पास अवेलेबल है उतना इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, और भविष्य में कभी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा तो इन रिसोर्सेस की फिजिबिलिटी भी क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। जैसे कोल है ना, पेट्रोल है, मतलब हमारे पास जितनी क्वालिटी और जितनी क्वांटिटी में वो गुड अवेलेबल है, वो रिसोर्स अवेलेबल है, उतना ही हम उसे क्या कर रहे हैं बेटा? इस्तेमाल भी कर रहे हैं। उस रिसोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? डेवलप्ड रिसोर्सेस बोलते हैं। क्लियर बेटा? पोटेंशियल रिसोर्सेस तो वो रिसोर्सेस हैं जो रीजन में पाए जाते हैं बट प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किए जा पा रहे हैं ड्यू टू द लैक ऑफ कैपिटल। कैपिटल की वजह से हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। डेवलप्ड रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होते हैं बेटा जो हमारे पास जितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है उतनी क्वांटिटी में हम इसका क्या कर रहे हैं बेटा? प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो डेवलप्ड रिसोर्सेस तो में तो क्या है बेटा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें तीसरा क्या था बेटा? इसमें तीसरा है बेटा स्टॉक। इसमें तीसरा क्या है बेटा? स्टॉक। अब ये स्टॉक क्या रिसोर्सेस होते हैं बेटा? इसको समझिए बेटा। रिसोर्स स्टॉक वो रिसोर्सेस होते हैं बेटा जो हमारे रीजन में तो पाए जाते हैं, जो हमारे रीजन में तो पाए जाते हैं, बट वी डोंट हैव एनी टेक्नोलॉजी, बट वी डू नॉट हैव एनी टेक्नोलॉजी। लेकिन इन रिसोर्सेस को इस्तेमाल करने की हमारे पास क्या नहीं है बेटा? टेक्नोलॉजी नहीं है। याद रखना बेटा, पोटेंशियल और स्टॉक में कंफ्यूज मत होना। पोटेंशियल रिसोर्सेस हमारे रीजन में पाए जाते हैं लेकिन हम इन्हें यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरीके से। यूटिलाइज तो कर रहे हैं लेकिन पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कैपिटल की कमी है। और स्टॉक के अंदर जो रिसोर्सेस आते हैं वो ऐसे रिसोर्सेस हैं जो रीजन में तो पाए जाते हैं बट हमारे पास क्या नहीं है बेटा? प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है। इस वजह से हम इन रिसोर्सेस को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम एनर्जी सोर्स में अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को हम प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी ही अवेलेबल नहीं है हाइड्रोजन को इस्तेमाल करने की। क्लियर बेटा? और रिजर्व्स क्या होते हैं बेटा? लास्ट इसके अंदर टॉपिक क्या आ जाएगा बेटा? रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या है बेटा? स्टॉक का ही सबसेट है। रिजर्व्स क्या है बेटा? स्टॉक का ही क्या है बेटा? ये सबसेट है। रिजर्व्स क्या होते हैं बेटा? जो हमारे रीजन में पाए जाते हैं, जिनको इस्तेमाल करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है लेकिन इनका इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। इनका इस्तेमाल हम इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके, ताकि क्या हो सके बेटा? फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके, इसलिए हम इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्लियर है क्या बेटा बात? क्या बताया बेटा मैंने? ये तो रीजन में पाए जाते हैं, ये भी रीजन में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। इन रिसोर्सेज की हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है इस्तेमाल करने की, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए रख रहे हैं इनको ताकि भविष्य की नीड्स पूरी हो सके। फॉर एग्जाम्पल बेटा वाटर इन द डैम्स।
बांधों के अंदर जो पानी है उसमें हम जितनी मात्रा में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं उतनी हम नहीं बना रहे हैं, हम आने वाले भविष्य के लिए उसको छोड़ रहे हैं, ताकि आने वाले भविष्य के लिए हम उसको क्या कर रहे हैं बेटा, रिजर्व करके रख रहे हैं। समझ लो बेटा, यहां टेक्नोलॉजी नहीं है, यहां टेक्नोलॉजी है, लेकिन यहां भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहां टेक्नोलॉजी नहीं है, और यहां इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि फ्यूचर की नीड्स पूरी हो सके। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहां पे इस रिसोर्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये थे बेटा आपके क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें हमने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर सभी पॉइंट्स को क्लैरिफाई करके क्या कर लिया है, समझ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बेटा रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, रिसोर्स को कंजर्व कैसे किया जा सकता है, रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए क्या क्या प्लानिंग लगती है, और किस तरीके से रिसोर्सेज का हम कंजर्वेशन फाइनली रूप में कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें क्या करेंगे बेटा, हम नेक्स्ट लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। आज का हम लेक्चर यहीं पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बाय बाय।